नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक आपको पता ही है, समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है, जो भारत के भूगोल से संबंधित आपकी पुस्तक है। और इसमें अध्याय क्रमांक हम 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अफवाह। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियां फर्स्ट, यानी कि जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों की चर्चाएं करेंगे जो नदियां अपना जल आपके अपना जल आपके पूर्व पश्चिम दिशा की ओर ले जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराने की बजाय आपके अरब सागर में अपना जल विलय करती है। आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हो ना, तो यहां पर दो प्रकार की नदियां हैं। कुछ नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है और कुछ नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वे नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, चाहे वो नदियां प्रायद्वीप के पश्चिमी घाट से निकले, चाहे अमरकंटक पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा इनसे निकलती है, और इनसे निकलने के बाद में पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अपना जल अरब सागर में ले जाकर उड़ेलती है। उन नदियों की हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे, तो वीडियो में आप लगातार हमारे साथ बना रहना। और स्टार्ट करते हैं आपके कंटेंट को। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ के आपके प्रमुख एक जल विभाजक, जिसका नाम है पश्चिमी घाट। अब जब जल विभाजक की बात आती है तो सबसे पहले देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक के रूप में पश्चिमी घाट ही आता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं जो जल विभाजक क्षेत्र माने जाते हैं। देखिएगा, यहां पर आपको एक भारत का मानचित्र दिख रहा है, जिसमें भारत की प्रमुख नदियां आपको दिखाई गई है। इन नदियों में आप देखिएगा, सारी की सारी नदियां जो आपको इस प्रकार से दिख रही है, और ये आपकी जो इस प्रकार की जो रेखा खींची गई है वो जल विभाजक रेखा है। ये जल विभाजक रेखा, जिसको मैं लाल कलर से आपको दिखा दूं ताकि आपको आसानी से दिखता है, ये देखिएगा, ये वाला भाग, ये जो मैं लाल कलर से इसको रेखांकित कर रहा हूं, ये भारत की जल विभाजक रेखा है। अब जल विभाजक क्या होता है? एक आपने पीछे पढ़ा है परिभाषा जल विभाजक की, कि एक धरातल, उभरा हुआ धरातलीय भाग जो दो नदी द्रोणियों को या दो अफवाह क्षेत्रों को अलग करता है, वो जल विभाजक कहलाता है। और ये भारत का मुख्य जल विभाजक है, जिसके पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि जिसके जल विभाजक के पश्चिम दिशा की ओर से, इस पश्चिम दिशा से जो नदियां उद्गमित होती है, वो नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अपना जल अरब सागर में ले जाती है। और जो पूर्व दिशा से निकलती है, वो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। चाहे आप उत्तर भारत में देखो, जैसे उत्तर भारत में इसके प्रमुख क्षेत्र देखिएगा, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, नदी कौन सी पड़ी थी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से पहले गंगा, और गंगा से पहले सिंधु। अब देखिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? गंगा नदी का उद्गम स्थल ये रहा, यहां पर गंगोत्री हिमनद है और यहां पर आपके अलकापुरी हिमनद है। इन दोनों का संगम यहां पर देवप्रयाग में होता है, नदी आपके गंगा कहलाती है। अब इस गंगा नदी का उद्गम आपके इसके दक्षिण की ओर से हो रहा है, तो इसका उद्गम इस प्रकार से होते हुए नदी कहां जा रही है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जा रही है। इसी प्रकार से आपने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ी है, जो कि उद्गमित होती है यहां पर आपके बोखरचू हिमनद से। कौन सा हिमनद? बोखरचू आपके चेमा युंगडुंग हिमनद। कौन सा हिमनद है? चेमा युंगडुंग हिमनद। यहां से निकलकर नदी आपके पूर्व दिशा में बहती हुई भारत, आपके तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहने के बाद में बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जा रही है। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, आपके एक आता है आपके कौन सा हिमनद है? जिससे आप बोखरचू हिमनद, जहां से आपके इस नदी का उद्गम हो रहा है, जिसे आप कहते हैं आपके सिंधु नदी, बोखरचू हिमनद से निकलती है। फिर आपके तिब्बत, तिब्बत से भारत के लद्दाख, लद्दाख से फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर नदी चली जाती है कराची के निकट अरब सागर में। इसी प्रकार से यहां पर आपने एक नदी देखी है, जिस नदी का आपके यहां पर आपके मानसरोवर और राक्षस ताल जिले हैं, जहां से सतलज नदी निकलती है, और ये नदी आपके तिब्बत, भारत और फिर पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु नदी के साथ में विलय होकर आपके अरब सागर में अपना जल ले जाती है। तो एक ही स्थान, यहां पर जो आसपास के सारे स्थान है, लेकिन इनके बीच में ये जल विभाजक रेखा है, जो इनको, इनकी नदियों की दिशा तय करती है कि नदी अरब सागर में जानी है या फिर बंगाल की खाड़ी में जानी है। अब इसी प्रकार से आप प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में देखिएगा कि जो नदियां यहां से देखिएगा निकल रही है, ये आपके गंगा नदी की ओर वाले भाग से निकल रही है, विंध्याचल और सतपुड़, विंध्याचल और अमरकंटक से सोन नदियां, के नदी, बेतवा, चंबल, कालीसिंध, ये नदियां निकल रही है, सारी की सारी आपके अरब सागर, आपके इसमें बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, महानदी, गोदावरी, पेनगंगा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी और इनकी सैक नदियां हैं, वो सारी की सारी आपके पूर्व दिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जा रही है। अब इसके विपरीत दूसरी नदियां देखिए, चाहे आपका लूनी नदी है, जो अरावली के पश्चिमी डालों से निकल रही है, साबरमती नदी है, अरावली से निकलती है, यहां पर आपके माही नदी है, विंध्याचल से निकलती है, और एक नदी आती है आपके
नर्मदा नदी जो कि आपके अमरकंटक से निकलती है, तापी नदी जो कि इधर सतपुड़ा से निकलती है, और यहाँ पर दक्षिण भारत में बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं, भारतपुंजा जैसी। ये सारी नदियां आपके अरब सागर की ओर अपना जल ले जा रही है। तो यह भारत का क्या है, मुख्य जल विभाजक रेखा है। ठीक है, अब इसमें से आपके जब प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ते हैं तो जल विभाजक रेखा में आता है पश्चिमी घाट। अब जल विभाजक रेखा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्षेत्र तो आपने पहचान लिए भाई। यहां पर आपके कौन सा है, यहां पर कामेट पर्वत है, फिर यहां पर आपके अंबाला वाला वो क्षेत्र आ जाता है जो आपके गंगा नदी तंत्र और ब्रह्म आपके सिंधु और ब्रह्मपुत्र सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। यहीं पर आपके पोटवार का पठार जिसे आप दिल्ली कट्टा कहते हैं, फिर आपके अरावली पर्वतमाला आ जाती है, फिर मध्य भारत की उच्च भूमि आ जाती है जिसमें आपके सतपुड़ा, अमरकंटक, और उसके बाद में यहां पर आपके विंध्याचल और अमरकंटक, उसके बाद में आ जाता है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद में ये यहां से आपके पश्चिमी घाट प्रारंभ होता है। और इसी पश्चिमी घाट की यहां पर जल विभाजक के रूप में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ये जल विभाजक जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर सतत रूप से फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण में अच्छे से फैला हुआ है, आपको यह भी पता है, सतत रूप में पूरा फैला हुआ है। यहां पर आपके 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डेमम। ठीक है, यह तो आ गई आपके पूरे जल विभाजक की बात। अब इस जल विभाजक के आपके उत्तर और दक्षिण, आपके इस पूर्व और पश्चिम के बिंदु भी याद रखना। जैसे यहां पर इसके पश्चिम की ओर की सारी नदियां आपके छोटी छोटी नदियां होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहां पर आपके क्षेत्र भी छोटा है। अब यहां पर देखिएगा, अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है। जब आप इसमें इसके पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करेंगे ना, तो यहां पर आपकी कौन सी नदियां मिलती है, यहां पर नदी मिलेगी आपको सबसे पहले महानदी। कौन सी मिलेगी यहां पर, महानदी, जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। फिर कौन सी नदी आएगी, फिर यहां पर आपकी नदी आएगी गोदावरी नदी। कौन सी नदी आएगी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। फिर आपके कौन सी आएगी, कृष्णा नदी आएगी। ये भी आपके कृष्णा नदी भी और आपके अरुणाचल प्रदेश वाले आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में एक डेल्टा बनाते हुए बंगाली की खाड़ी में विलय हो जाती है। फिर आपके नदी आएगी कावेरी नदी, जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। ये सारी की सारी नदियां पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है। फिर आगे हम पश्चिम की ओर, हम ये सारे डेल्टा बनाती है। और अब जब हम पश्चिम वाली नदियों की बात करते हैं, कौन सी नदियां, वे नदियां जो आपके प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है लेकिन पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आप देखेंगे कि यहां पर आपकी नदी आती है नर्मदा नदी, तापी नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी। ये नदियां आती है जो पश्चिम की ओर बहती है, और ये नदी आपके बहुत ही छोटी छोटी नदियां होती है। बड़ी नदियों के रूप में आपके नर्मदा और तापी 2 ही नदियां हैं। अब आप कुछ नदियों की बात करेंगे, जैसे लूनी नदी। ये लूनी नदी भारतीय मरुस्थल में बहती है, अरावली के पश्चिमी डालों से निकलते हुए। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले से उद्गमित होती है, गुजरात में जाती है और फिर आगे अरब सागर में विलय हो जाती है, जिस पर गांधी जी का साबरमती आश्रम भी बना हुआ है ना। आपके माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, फिर आपके राजस्थान में प्रवेश करती है, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, उसके बाद में गुजरात में जाती है, और गुजरात में जाकर ये भी आपके अरब सागर में विलय हो जाती है। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, और इन नदियों के द्वारा आपके डेल्टा का निर्माण बहुत ही कम बनता है। इनमें आपके जो नर्मदा और तापी नदियां हैं, इनके द्वारा ज्वार नदमुखों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो छोटी नदियां हैं उसका कारण क्या है, नदियां छोटी क्यों है। छोटी नदियां होने का कारण है कि यहां पर आपके पश्चिमी घाट है। यहां पर क्या है, पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट के पश्चिम दिशा की ओर का भाग कौन सा है, पश्चिमी तटीय मैदान है। कौन से, पश्चिमी तटीय मैदान है। और ये पश्चिमी तटीय मैदान आपके पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में संकीर्ण है, छोटे हैं, पतले हैं। इस वजह से यहां पर आपके स्थल भाग की लंबाई कम होने की वजह से नदियों की लंबाई भी कम है, समुद्र जल्दी से आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ की नदियां आपके छोटी है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी नदियां छोटी होने का कारण हो गया। और ये क्या है भाई, आकार में तुलनात्मक रूप से छोटी होती है, उसका कारण आपको मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये छोटा सा संकीर्ण भाग है, इसमें नदियां बहती है। फिर आगे बात करते हैं नर्मदा और तापी नदियां। अब नर्मदा और तापी नदियों की बात करते हैं तो ये नदियां लंबी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इनके अलावा देखिएगा, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदियां तो आपके यहां पर नर्मदा और तापी मिलेगी। इनके अलावा सारी नदियां छोटी छोटी नदियां हैं। ये नदियां पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये नदी कहां पर बहती है, तो इसमें देखिएगा
ये वाला भाग यहां पर देखिएगा नर्मदा नदी का है। कौन सा भाग है भाई? ये भाग आपके यहां पर नर्मदा नदी है जो यहां से उद्गमित होती है। ये वाला भाग कौन सा है? अमरकंटक पठार। कौन सा है भाई? यहां पर भाग है जिसे आप कहते हैं अमरकंटक पठार या अमरकंटक की पहाड़ी भी कह सकते हैं। यहां से नर्मदा नदी निकलती है और यहां पर गुजरात वाले क्षेत्र में यहां पर जाकर एक एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख क्या होता है? देखिएगा, एक तो होता है डेल्टा, जब जहां पर नदी के अंदर गाद की मात्रा बहुत अधिक होती है, मिट्टी बहुत अधिक हो जाती है पानी के साथ में, तो जब उस समय नदी क्या करती है, मिट्टी को अपने साथ में प्रवाहित नहीं कर सकती है, तो मिट्टी को अपने आसपास के क्षेत्रों में छोड़ देती है और नदी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और उसके बाद में समुद्र में जाकर विलय होती है, तो वो डेल्टा कहलाता है। जैसे कि हमने सुंदरबन डेल्टा की चर्चाएं की है पिछले वीडियोज में, ठीक है। लेकिन इस नर्मदा और तापी नदियां हैं जो यहां पर आपके उद्गमित होने के बाद में सीधी एक भ्रंश घाटियों के रूप में बहती है और इनके द्वारा जो अपरदित गाद और मिट्टी है उनको यहां पर इन घाटियों में, जिन घाटियों में ये प्रवाहित होती है, उन घाटियों में जो दरारें बनी हुई है भ्रंश घाटी की, उन दरारों में उस गाद को जमा करती जाती है। इस वजह से इनमें गाद की मात्रा पानी के साथ में घुली हुई कम रहती है, तो समुद्र में गिरते समय इनमें पानी गाद की मात्रा कम रहती है। इस वजह से ये छोटी छोटी शाखाओं में नहीं बढ़ती है, एक सीधी मुख्य धारा के रूप में जाकर समुद्र में विलय हो जाती है, जिसे आप ज्वार नदमुख नाम देते हैं। ज्वार नदमुख कह दो या इसे दूसरा नाम दिया जाता है एक एस्चुरी। क्या नाम दिया जाता है? इसे एस्चुरी नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ज्वार नदमुख कहो चाहे एस्चुरी कहो, इसी वजह से ये डेल्टा नाम बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीप पठार की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नर्मदा नदी द्रोणी की। नर्मदा नदी द्रोणी, अब इस नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम को हमने अभी मानचित्र पर देखा है, अमरकंटक के पठार से उद्गमित होती है। अमरकंटक का पठार जो कि आपके जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अब ये जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, इसकी एक विशेषता बताता हूं आपको, उसको ध्यान से देखना आप। अब देखिएगा, ये भारतीय क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र में यहां पर है अमरकंटक का पठार, यहां पर है विंध्याचल पर्वतमाला, यहां पर आपके सतपुड़ा पर्वतमाला। अब इनके बीच में यहां से नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी आ रही है भाई? ये नदी है आपकी नर्मदा नदी। ये कौन सी जगह है? अमरकंटक। अब यहां से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है यहां पर सोन नदी। सोन नदी ये उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। देखिएगा, एक ही स्थान है, जहां से एक ही स्थान है, इसी स्थान से नर्मदा नदी निकलती है जो कि पश्चिम की ओर बह रही है और अरब सागर में अपना चले जाती है। इसी जगह से दूसरी नदी निकलती है जिसे आप सोन नदी कहते हैं, जो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और ये नदी जाकर आगे मिलती है गंगा नदी में और गंगा के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर आती है। इसीलिए तो ये जल विभाजक माना जाता है कि इस स्थान पर जो जल की बूंद गिरेगी उसका आधा पानी नर्मदा की ओर जाएगा, आधा पानी सोन की ओर जाएगा, यानी कि आधा पानी अरब सागर में, आधा पानी बंगाल की खाड़ी में। अब ये नदी आपके पश्चिम दिशा में और बहती है एक भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी क्या होती है? प्राकृतिक रूप से या भूगर्भीय क्रियाओं से एक दरारी घाटी बनती है जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं। उस भ्रंश घाटी के बीच में से ये बहती है और जब ये बहती जाती है तो ये कुछ दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जैसे जैसे आपके संगमरमर की सेलों से बहते हुए एक गोर्ज में से प्रवाहित होती है, गोर्ज बना हुआ है, उस गहरे गोर्ज से होकर ये प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से जब ये नदी आपके कठोर चट्टानों से होते हुए आपके नीचे आपके गहरे के साथ में गिरती है तो इस प्रकार का ये धुआंधार जलप्रपात बनाया जाता है और ये दोनों के दोनों ही जगह आपके मध्य प्रदेश में है, यानी कि संगमरमर की चट्टानों पर गहरे गोर्ज में और धुआंधार जलप्रपात दोनों ही मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, उस जबलपुर के निकट ये स्थान है धुआंधार जलप्रपात, और एक आता है आपके गहरा गोर्ज जिसमें से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां भी है, हाँ जी बिल्कुल सहायक नदियां हैं, लेकिन जो ये भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां हैं इसकी सहायक नदी आपके नर्मदा की छोटी छोटी नदियां हैं। और ऐसी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों की सहायक नदियां अधिकतर समकोण पर आकर मिलती है। समकोण पर कैसे? जैसे ये आपके जो नदी है, ये मुख्य नदी आपके नर्मदा नदी, ये कौन सी है? ये नदी है नर्मदा, और ये इसकी सहायक नदियां आ रही, देखिएगा ये भी समकोण बन रहा है, मिलते समय समकोण बन रहा है। अधिकतर नदियों का मिलते समय समकोण बनता है, यानी कि इस प्रकार से 90 डिग्री के कोण पर नदी मिलती है, यानी कि ये नदी है इस प्रकार से और इस प्रकार से ये समकोण पर आपके सहायक नदी आकर मिल रही है। इनके द्वारा बनाया गया कोण क्या है? ये समकोण पर आकर मिलने वाली है। अब नर्मदा नदी बेसिन यानी कि इसका अफवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो सबसे पहला तो आपके सर्वाधिक इसका मध्य प्रदेश में है और इसके कुछ हिस्से गुजरात में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ये अफवाह बेसिन आपको
इन दो राज्यों में सर्वाधिक देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश में तो इसके इस कलाकृतियां आपने देखी है, जैसे धुआंधार जलप्रपात है, या फिर आपके गहरे गोर्ज में से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों से प्रभावित होती है। अब देखिएगा, नमामि आपके नर्मदा नदी जिस प्रकार से गंगा नदी प्रदूषित हो रखी है, उस गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए यानी कि स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना चलेगी है, उसी वो केंद्र सरकार के द्वारा एकीकृत मिशन है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के लिए एक परियोजना चलेगी है, जिसे कहते हैं नमामि देवी नर्मदे परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? नर्मदा नदी के संरक्षण करना, यानी कि नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाना, नर्मदा नदी को स्वच्छ रखना और इसका संरक्षण और पुनरुद्धार के कार्य करना। ये कार्यक्रम आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, एक नर्मदा नदी के स्वच्छ रखने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर नर्मदा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों पर यहाँ पर आपके दर्शनीय धार्मिक स्थल भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस पर आपके मध्य प्रदेश और गुजरात वाले क्षेत्र में पर्यटन अच्छा विकसित होता है। अब देखिएगा, नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसे कहते हैं सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। याद रखना बांध का नाम सरदार सरोवर बांध। कहां पर है? ये बांध आता है आपके गुजरात में। ये बांध है गुजरात में, और इस बांध से ये इसे आप नर्मदा नदी परियोजना भी कह सकते हैं। और इस बांध के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को। राजस्थान के लिए इसे एक नहर निकाली गई है, और उस नहर के द्वारा जालोर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और इसी से आपके एक राजस्थान के लिए नहर निकाली गई है, जिसे आप नर्मदा नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा नहर। और यह नहर है किसके लिए? राजस्थान के लिए। और इस नहर के द्वारा राजस्थान के जालोर और एक जिला आता है बाड़मेर, इन जिलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इनके लिए क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और यहां पर सिंचाई की जाती है बूंद बूंद पद्धति से। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। देखो, भारत की अधिकांश नहरें निकाली गई है ना, जिन आपके बांधों से, नदियों से जो नहरें निकाली जाती है, उन नहरों से सिंचाई पद्धति होती है। उसमें खेत में पानी खुला छोड़ दिया जाता है, खेत को पानी से भर दिया जाता है, वो सिंचाई पद्धति होती है। लेकिन इस नर्मदा नहर परियोजना जो सरदार सरोवर से निकाली गई है, राजस्थान के इन जिलों पर प्रवाहित होता है इसके द्वारा पानी, और यहां पर सिंचाई केवल और केवल फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से होती है। फव्वारा आप जानते हो, जैसे आपके पाइपों के बीच में आपके फव्वारा जोड़ दिया जाता है, और उसके माध्यम से आपके पानी आपके जल बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में पानी गिरता रहता है। और एक होती है आपके बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसमें पूरे खेत में आपके 1-1 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से पाइपें बिछा दी जाती है, और इन पाइपों में 1-1 फीट की दूरी पर छिद्र कर रखे होते हैं, और उन छिद्रों से आपके बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। और इस पाइप के आसपास के क्षेत्र में पानी इकट्ठा नहीं होता है, केवल मिट्टी में नमी बनी रहती है। वो पद्धति कहलाती है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जो भारत सरकार ने इजराइल से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को, इस बूंद बूंद सिंचाई की टेक्नोलॉजी इजराइल से ली है, और उसी आधार पर आपके भारत में किसानों के द्वारा इस पद्धति को लगाया जाता है। और नहरी सिंचाई परियोजना में ये जालोर बाड़मेर वाले क्षेत्र में नर्मदा नहर परियोजना के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। 2008 से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है राजस्थान में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली नदी की। वो नदी आती है आपके तापी नदी द्रोणी। तापी नदी नर्मदा नदी के समानांतर सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदी है। उद्गम स्थल इसका सतपुड़ा पर्वत है, जो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से निकलती है। सतपुड़ा पर्वतमाला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का बैतूल जिला आता है। उस बैतूल जिले से तापी नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी के समांतर ये भी एक भ्रंश घाटी में बहती है। अब समांतर कैसे है, इसका आप इस मानचित्र पर देखिएगा किस प्रकार से इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। अब यहां पर देखिएगा, ये तो है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है भाई? ये है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला या विंध्यन श्रेणी। यहां पर आता है आपका अमरकंटक का पठार। ये क्या है? अमरकंटक पठार। और यहां पर आता है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। अब यहां से देखिएगा जो नदियां निकलती है ना, जैसे यहां से नदी निकलती है जिसे आप कहते हैं नर्मदा नदी, और इस सतपुड़ा पर्वत से निकलती है ये नदी जिसे आप कहते हैं तापी नदी।
इस प्रकार से ये भी ब्रंश घाटी में बहती है नर्मदा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। तापी नदी इसे सतपुड़ा पर्वतमाला के ठीक दक्षिण में नर्मदा और सतपुड़ा के समांतर रूप में एक ब्रंश घाटी में बहती जाती है। इसकी लंबाई बहुत कम है और इस नदी द्रोणी का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में इस नदी द्रोणी का विस्तार आपको देखने को मिलता है। नर्मदा नदी द्रोणी का विस्तार कहां पर है? गुजरात और मध्य प्रदेश में है। लेकिन तापी नदी द्रोणी का विस्तार मध्य प्रदेश में है, गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यह नदी भी आपके ज्वार नदमुख का ही निर्माण करती है। इसके द्वारा भी डेल्टा नहीं बनता है, ज्वार नदमुख बनता है। क्यों? क्योंकि यह भी आपके ब्रंश घाटी में बहती है। तो जो गाद और आपके सिल्ट होती है उसको ब्रंश की घाटी की जो दरारें हैं भूगर्भ की, उन दरारों में गाद को जमा किया जाता है, उस ब्रंश को भरने का कार्य किया जाता है। तो इस वजह से इसके द्वारा एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनता है, डेल्टा नहीं बनता है। अब देखिएगा, जो हमने बात की थी कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की वजह से आपके तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे यहां पर आपका ये पश्चिमी घाट फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? यहां पर पश्चिमी घाट फैला हुआ है। यहां पर आपके पूर्वी घाट फैला हुआ है। पश्चिमी घाट आपके एक सतत श्रृंखला के रूप में है और पश्चिमी घाट और अरब सागर, पश्चिमी घाट और अरब सागर, इन दोनों के बीच में जो भूमि है उस भूमि को नाम दिया जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। इसे क्या नाम दिया जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान नाम दिया जाता है। और यह तटीय मैदान आपके बहुत ही संकीर्ण पतला है, क्योंकि यहां पर भूमि क्या है? कम है, तो यह पतला है। इसी वजह से यहां की नदियां बहुत ही छोटी छोटी और कम लंबाई की नदियां हैं। और ये कम लंबाई की नदियां यहां पर क्या बनाती है? अधिकतर नदियों के द्वारा यहां पर एस्चुरियां बनाई जाती है। लेकिन जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट तो पहली बात तो सतत नहीं है, लंबे लंबे गैप देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से प्रायद्वीप भारत की जो नदियां निकलती है, इन नदियों का उद्गम आपके इस प्रकार से होता है और ये इस पूर्व दिशा में बहते हुए इस पूर्वी घाट को अपर्दित कर रखा है और यहां पर आपके एक लंबी लंबी नदियां प्रवाहित होती है। इस वजह से यहां पर आपके देखिएगा, ये देखिएगा बहुत संकीर्ण है। यहाँ की तटीय नदियां भी आपके छोटी छोटी नदियां हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो उसमें आपको ये नदियां आपको दिखाई दे रही है आपके स्लाइड पर, कौन कौन सी नदियां हैं और इन नदियों के राज्य बताइएगा कि ये कौन से राज्यों में बहती है। जैसे जैसे नदी है साबरमती नदी, माही नदी, भारतपुंजा और पेरियार नदी। ये भारतपुंजा और पेरियार नदियां हैं, ये दक्षिण भारत की छोटी छोटी नदियां। किसी है भाई? दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली छोटी छोटी नदियां हैं। अब इनमें से देखिएगा, एक नदी आती है साबरमती और एक आती है माही नदी। साबरमती नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है राजस्थान में। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है अरावली पहाड़ियों से, अरावली पर्वतमाला से। कहां से है अरावली पर्वतमाला? तो अरावली पर्वतमाला तो वैसे गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन इसका उद्गम स्थल है वो अरावली पर्वतमाला में राजस्थान का उदयपुर जिला है। कौन सा है भाई? उदयपुर राजस्थान से उद्गम होता है और वहां पर इसे वाकल नदी के रूप में जाना जाता है। फिर ये राजस्थान से उद्गमित होने के बाद में ये नदी आगे चली जाती है गुजरात में और गुजरात से फिर ये नदी आगे चली जाती है अरब सागर में, अपना जल विलय कर देती है। इसी प्रकार से माही नदी की बात करें तो माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला के क्षेत्रों से। और ये नदी आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। कहां पर बहती है? मध्य प्रदेश से ये नदी जाती है राजस्थान में और राजस्थान से ये गुजरात में, और गुजरात में जाने के बाद में ये नदी अपना जल अरब सागर में विलय कर देती है। तो इस प्रकार से ये नदियां आपके छोटी छोटी नदियां हैं। इन नदियों की इन नदियों में से माही नदी की विशेषता देखिएगा। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे माही नदी की। ये देखिएगा, ये आप भारत का मानचित्र देखते हैं तो यहां पर आप पाएंगे कि ये भारत का ये गुजरात वाला क्षेत्र और पास में ये राजस्थान वाला भाग। अब यहां से एक कर्क रेखा भी गुजरती है। एक कर्क रेखा नाम तो सुना है आपने? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों में गुजरात भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा की हम बात क्यों कर रहे हैं? तो यहां से एक बहुत ही बढ़िया विशेष बात आपको देखने को मिलेगी कि हमने यहां पर कर्क रेखा की चर्चा क्यों की है। एक बढ़िया सवाल है आपका जीके की दृष्टि से भी और आपके क्लास की दृष्टि से भी। यहां से इस प्रकार से ये कर्क रेखा गुजर रही है। अब ये कर्क रेखा से देखिएगा, नदी की बात करें तो यहां से आपके माही नदी निकलती है
ये मध्य प्रदेश है, ये क्या है, मध्य प्रदेश है। यहां पर ये राजस्थान है और यहां पर ये गुजरात है। और ये वाली रेखा है वो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। नदी कौन सी निकल रही है, इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी जो विंध्याचल पर्वतमाला से उद्गमित होती है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, कर्क रेखा को क्रॉस करती है, फिर आपके पश्चिम दिशा में बहती है और फिर आपके तुरंत दक्षिण में मुड़ जाती है और कर्क रेखा को फिर से क्रॉस कर जाती है। उसके बाद में गुजरात में जाकर यह नदी बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। अर्थात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब कर्क रेखा की तरह प्रमुख अक्षांश कौन से हैं, एक तो कर्क रेखा आती है, एक मकर रेखा आती है और एक रेखा कौन सी आती है, एक रेखा आती है भूमध्य रेखा। इन नदियों को, इन रेखाओं को 2 2 बार काटने वाली नदियां कौन सी है, तो देखिएगा जब आप कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी के रूप में आप किसे जानते हो, माही नदी को। इसी प्रकार से आपके एक आती है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद कीजिएगा, ध्यान से सोचिएगा, अपने दिमाग पर जोर दीजिएगा कि आपने कहीं ना कहीं कभी पढ़ा होगा। और एक आती है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। इन दोनों नदियों के आप कहीं जोर दीजिए दिमाग पर, आपको याद आ ही जाएगी। देखिएगा, कर्क रेखा को काटने वाली तो भारत में है माही नदी। अब मकर रेखा को काटने वाली कौन सी है, तो मकर रेखा को काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी। और ये लिम्पोपो नदी कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन से में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। एक नदी आती है आपके भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, ये नदी कौन सी है, ये नदी है कांगो नदी। कौन सी नदी है, कांगो नदी। और कांगो नदी कहां पर है, ये नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इन तीनों नदियों को याद रख लेना, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो काटती है, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो काटती है और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, जो भारत के 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और ये प्रायद्वीप पठार की पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, अब बात बढ़ते हैं आगे। अब इसी के साथ इस वीडियो का मैटर यहीं पर फिनिश होता है, जिसका लर्निंग आउटकम्स रहा है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। और इन नदियों को आपने अच्छे से समझ लिया है, इन नदियों की विशेषताएं आपने जान ली है कि ये नदियां छोटी क्यों है, इनके द्वारा एस्चुरी क्यों बनाई जा रही है, इनके द्वारा डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं होता है। और इनमें से एक नदी वो भी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये छोटी नदियां, बड़ी नदियां, इन सब की विशेषता आपने बहुत ही अच्छे से समझ ली है। तो आपका छोटा सा एक टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है। पहला सवाल एकदम इजी सवाल कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से, सतपुड़ा से, अरावली से या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। बात पूछी जाती है आपको नर्मदा की, और नर्मदा की उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। और यहां से उद्गमित होने के बाद में यह नदी आपके पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। किस ओर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब आपको एक बात यहां पर और भी आई होगी कि अमरकंटक के पहाड़ी से उत्तर पूर्व दिशा में नदी कौन सी बहती है, तो वो नदी आती है सोन नदी। अब दूसरा आता है आपका सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन में दिया है। सतपुड़ा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो यहां से उद्गम होता है तापी नदी का। सतपुड़ा पर्वत से तापी नदी, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है, तो इसमें आपको अरावली से निकलने वाली में एक नदी आती है साबरमती नदी। एक लूनी नदी भी आती है, लेकिन वो भारतीय मरुस्थल में बहती है, प्रायद्वीप में नहीं बहती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हम आगे पढ़ेंगे कि पूर्व दिशा की ओर बहने वाली एक नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी है भाई, कावेरी नदी है, जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, पूर्व दिशा में बहती है, फिर कर्नाटक तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बहते हुए फिर आगे जाकर अरब सागर में, आपके बंगाल की खाड़ी में अपना जल विलय करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है। वे नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और एक ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है, गोदावरी, कृष्णा, तापी या फिर कावेरी। पश्चिम की ओर बहने वाली, अब देखो बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है इसे, पश्चिम की ओर ज्वार नदमुख। अब देखो यहां पर दक्षिण भारत की बात चल रही है। यहां पर देखिएगा गोदावरी नदी, मैंने आपको शुरुआत में मानचित्र पर इसी प्रकार का एक मानचित्र बनाते हुए सारी नदियां बताई थी। इसमें आपको एक नदी बताई थी, यहां पर कौन सी नदी थी, महानदी, डेल्टा बन रहा है। एक नदी आपको बताई थी यहां पर गोदावरी नदी, डेल्टा बन रहा है।
एक नदी मैंने आपको और कौन सी बताई, कृष्णा नदी, डेल्टा बन रहा है। एक आपको और कौन सी बताई, कावेरी नदी, डेल्टा बन रहा है। ठीक है, एक नदी और कौन सी बताई यहां पर, नर्मदा नदी, डेल्टा नहीं बन रहा है। कौन सी नदी बताई, तापी नदी, डेल्टा नहीं बन रहा है। तो इनमें से आपको बताना है। अब एक, अब आपको सवाल पूछा है उसको ध्यान से देखिएगा। जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख बनाती है, कौन सी है, गोदावरी नहीं होगा, कृष्णा नहीं होगा, तापी नदी हो जाएगा, कावेरी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, तापी हो जाएगा। और तापी के अलावा अगर ऑप्शन में कुछ दिया रहेगा तो वो आपको नर्मदा नदी दिया रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं फिनिश। और इसका आपने अच्छे से समझ लिया है पूरा मैटर, पूरी नदियों को इनको आपने आसानी से सीख लिया है, चाहे आपके नर्मदा तापी हो या फिर आपके आपके जो साबरमती है, माही है, लूनी है, यानी कि इन नदियों की हमने विशेष आपके बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। हमने आपको दो छोटी छोटी और नदियां भी बताई, जैसे आपके भरतपुंजा और पेरियार नदियां हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया है, आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके ज्ञानवर्धन में सहायता करेगा। अगर ऐसा है तो इसे आप अपने साथियों के साथ भी सेंड करते रहना, उनको शेयर करते रहना और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पर उन्हें भी जोड़ते रहना, ताकि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए और ज्ञानवर्धन हो जाए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी के धन्यवाद। जय हिंद।